नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बिस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सलागोई विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 से 36 का शुभारंभ किया। इसके अलावा सीएम ने 5 सैटेलाइट सेंटरों और IMS प्रयोगशाला का शिलान्यास और सैटेलाइट सेंटर भाववाला का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक सहदेव सिंह पुंडिर साथ में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में महक क्रांति नीति से संबंधित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। साथ ही सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए निरंतर संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम जहां प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए से तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी उसमें प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम भी किया है। साथ ही हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का हमने प्रावधान किया है। उसमें भी तेजी से अब काम हो रहा है और मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि इसके अंतर्गत अभी तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हम जहां एक और किसानों को गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं हाल में हमने गन्ना किसानों के रेट में भी 30 रुपए, गन्ने के रेट में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो अभी तक का सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इसके अतिरिक्त हमने उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर वर्षा आधारित खेती को सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। हाल ही में हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, एप्पल मिशन, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है और इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हम किसानों की उपज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए भी अनुदान प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही हम सुगंध उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए जहां काशीपुर में 40 एकड़ में एरोमा परफ्यूमरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए से एरोमा पार्क भी विकसित कर रहे हैं। यही नहीं, हम हाउस ऑफ हिमालय के माध्यम से सुगंध तेलों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम भी कर रहे हैं। और मैं अब जब भी कहीं भी किन्हीं भी महानुभावों से विशिष्ट अवसरों पर मिलने जाता हूं तो मैं अपने यहाँ का ही जो बना हुआ परफ्यूम है, जो हाउस ऑफ हिमालयाज के अंतर्गत इसको आजकल मार्केट में लाया जा रहा है, मैं वही भेंट करता हूं। और मैंने यह भी सभी विभागों से और राज्य के स्तर पर हमारे स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, महिला स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं, उनके हस्तशिल्पी है, उनके तमाम प्रकार की कारीगरी है, तमाम प्रकार का जो उनका हुनर है, वह भी प्रोत्साहित हो, इसके लिए यह भी हमने धीरे से प्रावधान किया है, धीरे धीरे, कि जितने भी हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में जो भी मोमेंटो इत्यादि भेंट किया जाए वो हमारे यहाँ का ही स्थानीय उत्पाद है, हमारे यहीं का बना हुआ हो, चाहे वो महिलाओं का बना हो, स्वयं सहायता समूह का बना हो या हस्तशिल्पियों के द्वारा कुछ बनाया गया हो, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रयास हमारे उन सभी को बहुत प्रोत्साहित करेंगे
बहुत उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। हम धौला देवी, मुंशियारी और बेताल घाट के चाय बागानों को भी जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, हम मिलेट उत्पादन में निवेश पर 80% तक का अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही पंक्ति बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए और अन्य विधियों से बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी, ऐसा भी हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही मिलेट उत्पाद की खरीद पर किसानों को 300 रुपए प्रति कुंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान भी किया है। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। जहां आज अभी गणेश जोशी जी ने बताया, उससे पहले माननीय विधायक पंडित जी ने बताया कि बहुत सारे क्षेत्रों में आज अनेक चुनौतियों का सामना करने के बाद भी आज उत्तराखंड देश के बहुत सारे क्षेत्रों में, देश के शीर्ष क्षेत्रों में है। यानी कि हमारी गिनती देश के शीर्ष राज्यों में शुमार हो गई है। चाहे वो आज हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाना हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस हो, या सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था हो, या अभी खनन सूचकांक, खनन के क्षेत्र में भी हमको 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भारत सरकार ने इनाम के रूप में दी है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के हर की पैड़ी, माया देवी और मनसा देवी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर बनी अवैध दरगाह पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत राजाजी नेशनल पार्क की लगभग 5 बीघा संरक्षित वन भूमि पर खड़ी हजरत सैयद सुल्तान शाह दरगाह पर विभाग ने नोटिस चस्पा किया है। वन विभाग की सख्त चेतावनी है कि अगर किसी के पास भूमि पर स्वामित्व अधिकार या निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेज हैं तो 15 दिनों के भीतर प्रमाण सहित हरिद्वार रेंज कार्यालय में अनिवार्य रूप से पेश किए जाएं और विभाग का अल्टीमेटम निर्धारित अवधि पूरी होते ही बिना वैध दस्तावेज वाली पूरी संरचना अवैध घोषित की जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई सीधे धामी सरकार के बुलडोजर मॉडल में होगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में नगर पालिका परिषद और स्थानीय प्रशासन ने पटरी व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया, लेकिन पटरी व्यापारियों की मांगों और चिन्हीकरण में पारदर्शिता न होने की वजह से पटरी व्यापारी आक्रोशित हो गए और उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका प्रांगण में स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, जिसके बाद सभी शहीद स्थल झूला घर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने लगे। ऐसा है जी, पहले बताया गया, सबको फ़ोन किया गया कि भाई जिनकी आपत्ति है वो लोग जो है कल 2 बजे यहाँ पे आ जाए। हम 2 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और 2 की जगह फिर 3 हुआ, 3 की जगह फिर 4 हुआ। 4 बजे के बाद जब कुछ लोग अंदर गए और हम भी गए अंदर साथ में, तो वहाँ बोला गया कि भाई जिस भी व्यक्ति की चाहे किसी भी स्रोत से 10,000 रुपये की इनकम है वो व्यक्ति पटरी पे नहीं बैठ सकता। एक बात। दूसरी बात बोली कि अगर किसी का सिलेक्शन हो भी जाता है, वो 10,000 की इनकम उसकी नहीं है और वो जेन्युइन है बैठने के लिए, तो उसको माल रोड पे तो बिल्कुल भी बैठने नहीं दिया जाएगा। वो वहीं बैठेगा जहां नगर पालिका जगह तय करेगी। तो फिर साथ में ये भी बोला कि भाई जिसको ये हमारी शर्त मंजूर है वो बैठा रहे और जिसको मंजूर नहीं है वो चला जाए। ठीक है, सबसे पहले तो मेरी आपको नमस्ते। ये तो नगर पालिका से खबर गई थी कि आप 2 बजे आइए और 2 बजे मीटिंग है, तो हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए 2 बजे मीटिंग के लिए। फिर पता चला कि एसडीएम साहब अभी नहीं आ रहे, 3 बजे आएंगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बिजी रहे होंगे। अब 3 बजे के बाद फिर खबर आई कि 4 बजे आएंगे, तो हमने चलो प्रशासन के मामला कहीं उलझन में होंगे। हम लोग बैठे रहे, सुबह से हम बैठे हुए हैं यहाँ। तो जब 4 बजे आए तो हम लोगों को
कहने लगे एचएम साहब कि भाई आप 20-20 लोग आओ आप बात करने के लिए। हमने एचएम साहब से कहा साहब आपने हमें बुलाया मीटिंग के लिए, तो आप जो अंदर जगह नहीं है तो आप टाउन हॉल खोलो। टाउन हॉल यहाँ है बगल में, आप टाउन हॉल खोलो, सभी लोग वहाँ बैठ जाएंगे और जिसकी आपत्ति वो भी सुन ली जाएगी और आप अपनी बात कह लेंगे, जो हम लोग अपनी बात कहेंगे वो भी आप सुन लीजिए। बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं होगा, वो हम तो यहीं सुनेंगे, 20 आदमी सुनेंगे। इस तरह से उन्होंने बात करी। और जहाँ तक मेरे ऊपर आरोप की बात है, मेरे ऊपर आरोप लगाया नगर पालिका ने कि मैंने 2 बीघे ज़मीन को काबी दूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे पास तो 5 बीघे ज़मीन है, ये तो 2 बीघे बता रहे हैं। और ये साबित करें मेरे कि भाई मैंने कहीं कब्जा कर रखा, क्योंकि मेरी तो खरीदी हुई ज़मीन है। कल फोन आता है नगर पालिका से कि आप लोगों की मीटिंग है, तो हम लोग 2 बजे से यहाँ पे खड़े हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमें बोला जाता है कि 10 करके आप अंदर आओ, हम सबको नहीं आने देंगे, टाउन हमारी वहाँ बोर्ड में इतनी जगह नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं अंदर गई तो आगे से उन्होंने मेरे को कोई ऐसी जवाब दिया, तो मैंने वहाँ पे बात की कि हमारे साथ ऐसा है वैसा नहीं है। तो आगे से एसडीएम सर उठ के आते हैं, बोलते ज़्यादा बदतमीजी करेगी तो तेरे को बंद कर देंगे। सर ये लेडीज से बात करने का कौन सा तरीका है? हमने कोई चोरी किया या हमने किसी का खून किया या हमने कुछ ऐसा क्या कर दिया जो हमें बंद किया जाएगा? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आश्वासन नहीं दिया गया, अपनी मनमानी चल रही है। और जो टीबीसी के मेंबर्स हैं वो भी मनमानी से चुने गए हैं। और दूसरी बात, जब हम लोग वहाँ पे नहीं बैठ सकते तो अंकुर सैनी कौन होता है? वो तो टीबीसी का कोई मेंबर ही नहीं है, वो कैसे बैठ सकता वहाँ पे? इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्योतिर्मठ में इन दिनों पैनखंडा महोत्सव की धूम नजर आ रही है, जहां इस भव्य आयोजन के दूसरे दिन क्षेत्र की महिला मंगल दल की ओर से कई सारी प्रस्तुतियां पेश की गई, जिसके बाद रात्रिकालीन सांस्कृतिक संध्या में सर्द हवाओं के बीच उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हेमा नेगी गरासी के गीतों की बयार में लोग खूब थिरकते नजर आए। वहीं मौके पर मौजूद ब्लॉक प्रमुख अनूप नेगी ने कहा कि मेले में महिला मंगल दलों की प्रस्तुतियों के साथ ही स्थानीय पारंपरिक खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हरिद्वार में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस उपाधीक्षक यातायात संजय चौहान ने यातायात पुलिस लाइन कमलदास कुटिया का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। सीओ यातायात संजय चौहान ने अभिलेखों और सीज वाहनों का मिलान कर व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई, अनुशासन और बेहतर रखरखाव देखकर सलामी गार्ड, स्टोर और मेस की जमकर तारीफ भी की। निरीक्षण के बाद उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर उनकी समस्याओं को सुना और कई मामलों का तुरंत समाधान भी किया। हाँ देखिए, ये सब रूटीन में होता है। पहले हम क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली और फिर सालाना निरीक्षण होते रहते हैं और वो सभी अधिकारियों द्वारा, गेस्टेड अधिकारियों द्वारा की जाती है। तो मेरा अर्धवार्षिक निरीक्षण था हमारा सीपीयू और पुलिस यातायात पुलिस लाइन का, तो उसी का निरीक्षण कल मेरे द्वारा किया गया था। ये वैसे तो कार्य करने होता है, उसका पीछे उद्देश्य होता है कि जो सरकारी संपत्ति है उसका भौतिक सत्यापन कर लिया जाए, कोई इस तरह का निष्प्रयोग सामान होता है उसका डिस्पोजल कर दिया जाए और कोई कर्मचारियों का सम्मेलन करके उनकी समस्याएं तो उनको दुरुस्त किया जाए। तो उसका ये होता है कि इस बहाने साफ सफाई सब अच्छा, रख रखाव सरकारी संपत्ति का ही सब हो जाता है। जो लावारिस या इस तरह के जो बाल खाने में दाखिल हैं वाहन, उनका डिस्पोजल है, क्या प्रक्रिया उसमें अपनाई जानी है, वो सब बारीकी से सब चीज़ें की। पौड़ी में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में खेल महाकुंभ को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने खेल प्रतियोगिताओं को लेकर सभी तैयारियों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 20 दिसंबर से न्याय पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद जिले की सभी विधानसभाओं में खेल महाकुंभ के अगले चरण संपन्न होंगे। जो भी हमारा खेल महाकुंभ प्रस्तावित है 20 दिसंबर से, उसके संबंध में आज सभी जितने हमारे BOPRDs हैं, हमारे जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं और BDOs, इन सभी के साथ में बैठक ली गई और जो भी ड्यूटीज लगानी है और जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के या जल संस्थान आदि के व्यवस्थाएं हैं, इन सभी को भी निर्देशित कर दिया गया है कि ससमय सभी कुछ पूर्ण कर ली जाए और साथ में जो हमारे फंड्स वगैरह हैं उसको भी टाइमली ट्रांसफर करने के लिए और जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन सबको भी इन्वॉल्व करने के लिए इस पूरे आयोजन में और ड्यूरिंग द आयोजन और बिफोर द आयोजन इन्वॉल्व करने के लिए इन सभी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और साथ में
खेल विभाग ने एक अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी जारी किया है, जिसमें काफ़ी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और उसका प्रचार प्रसार भी और करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे अधिक से अधिक हमारे बच्चे जो न्याय पंचायत स्तरीय तथा विधानसभा स्तरीय जो हमारी ये प्रतियोगिताएं हैं और लास्ट में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहाँ पे प्रतियोगिता होगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम 2025 को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही भूमि पुलिंग नियमावली 2025 पर भी सहमति बनी है। ऐसे नए शहर बसाने की राह आसान हुई है, जिस पर विपक्ष के कई सारे सवाल हैं। उत्तराखंड सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों की तर्ज पर बिना बजट नए शहरों को विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही जनसंख्या दबाव के बीच नए शहर बसाने की राह आसान होगी। इसके साथ ही राज्य में गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर शून्य बजट में आधुनिक व योजनाबद्ध शहर विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। देखिए, नई टाउनशिप एक नए शहर को जन्म देना ये पहले भी होता चला आया है। पहले भी हमारी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में बने हैं। तो ये टाउनशिप पहले भी बनती चली आई है। पहले हमारा, अगर मैं उत्तराखंड देहरादून की बात करूं तो हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो ग्रामीण थे। अब आज वो नगर निगम में है, डेवलप हो चुके हैं। पहले नगर पालिका, नगर पंचायतें थी, आज वो नगर निगम के रूप में अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जिन लोगों की जमीनों को उसमें निहित किया जाता है, उनके हितों की इसमें रक्षा की जाती है, उनके हित इसमें देखे जाते हैं। उनको कहीं ना कहीं भत्ते के रूप में या उनका जो लाभ होता है उसमें उनका शेयर उसमें रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी नई टाउनशिप बनेगी, यहाँ पर हमारा जो पलायन हुआ है उस पलायन को हम रिवर्स कर सकते हैं। कहा जाता है कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में टाउन प्लानिंग स्कीम यानी कि टीपीएस ने शहरी विकास को गति दी है। गुजरात में अहमदाबाद और सूरत के 90 से 95% शहरी क्षेत्र इसी मॉडल के तहत विकसित हुए हैं। इसने विनिर्माण और निर्माण और रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती दी है। महाराष्ट्र के नैना और पुणे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में भी इसी मॉडल पर विकास हुआ है, जिससे रियल एस्टेट और निर्माण सेक्टर में बड़े पैमाने पर औपचारिक रोजगार सृजित हुआ है। हमारा जो युवा साथी जो काम कर रहा है उसको हम कहीं ना कहीं रखने का काम कर सकते हैं, उसको रोजगार से जोड़ने का काम भी कर सकते हैं। जब नई टाउनशिप बनेगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो उत्तराखंड का पलायन है उसको रोकने का काम होगा। तो सरकार की पहल है, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, जो हमारे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जो चंडीगढ़ और गुजरात मॉडल के रूप में उनको विकसित किया जाएगा। और क्योंकि जब हम एक बार सपना देखते हैं कि विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड, तो मुझे लगता है इस ओर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहल कर रही है। तो ये सराहनीय कदम है, ऐतिहासिक कदम है। टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत टाउनशिप के लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं। पहले चरण में विकास प्राधिकरण या फिर भूमि स्वामी टीपीएस क्षेत्र को चिन्हित करेंगे। टाउन प्लानिंग ऑफिसर की नियुक्ति होगी और इसके बाद सार्वजनिक सुझाव के लिए यहाँ पर टीपीएस ड्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। दूसरे चरण में टीपीएस ड्राफ्ट को पब्लिश कर आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे। फिर प्राधिकरण की ओर से ड्राफ्ट टीपीएस को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद टाउनशिप प्लानिंग ऑफिसर की ओर से फाइनेंशियल और फिजिकल टाउन प्लानिंग स्कीम तैयार की जाएगी। फिर हाई पावर कमेटी से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद टीपीएस फाइनल अधिसूचना को जारी किया जाएगा। तीसरे और आखिरी चरण के तहत भूमि स्वामियों को लेटर ऑफ अवार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप जारी किए जाएंगे। पुनर्गठन प्लॉट का कब्जा दिया जाएगा। कन्वेंस लीड जारी कर भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए राजस्व और नगर निकाय को भेजा जाएगा। दावा है कि टीपीएस के तहत उत्तराखंड में सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, पार्क और सामाजिक सुविधाएं एकत्रित तरीके से विकसित होंगी, और वह भी बिना जबरन भूमि अधिग्रहण के। पारंपरिक अधिग्रहण मॉडल के मुकाबले इसमें भूमि विवाद कम होंगे। भूमि मालिकों को पुनर्गठित और विकसित प्लॉट वापस मिलेंगे और सरकार पर प्रत्यक्ष विपत्ति बोझ भी नहीं पड़ेगा। लागत की वसूली बेटरमेंट चार्ज के माध्यम से की जाएगी। ये मॉडल पूरी तरह से सहभागी है, जिसमें हितधारकों की राय और जन सुनवाई अनिवार्य होगी। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि इससे शहरी विकास में गति आएगी और आवास, उद्योग तथा व्यापार के लिए भूमि उपलब्ध हो सकेगी। टीपीएस से कितना बदलाव आएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन विपक्ष का सरकार की नीतियों पर सवाल है।
सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सरकार को ये समझना होगा कि जो हिमालयी राज्य हैं, आप वैसे भी सिस्मिक जोन जो 1 है इसमें हम बैठे हुए हैं, जो सबसे डेंजरस माना जाता है अगर हम भूकंप की बात करें। और जो पर्यावरणविद हैं वो कई बार ये कह चुके हैं कि पहाड़ों पर किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन करने से पहले, हाई राइज बिल्डिंग बनाने से पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, और एनजीटी इस पे कई बार अपनी राय जो है देने का कार्य कर चुका है। आपने जो है आपदाग्रस्त क्षेत्र एक तो बना दिया है देहरादून को भी। जब आप मसूरी की तरफ चले जाइए, ऊपर पहाड़ों पर 5 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट जिस तरीके से पहाड़ों को खोद करके बने हुए हैं, जिससे कि दूसरे छोर के जो पहाड़ होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पहाड़ों पर आप टाउनशिप बसाना चाह रहे हैं, ये एक तरीके से आपदा को आमंत्रण देने का जो है कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ पे मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उन्हें पहुँचाने का कार्य करिए ना। अस्पताल बनाइए, अस्पताल में डॉक्टर्स पहुँचाइए, स्कूल बनाइए, स्कूल में टीचर्स पहुँचाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करिए। टाउनशिप की क्या जरूरत है? यानी कि एक तरफ तो आप सख्त भू कानून की बात करते हैं, दूसरी तरफ पहाड़ों पर भी टाउनशिप बना करके आप जो है बाहर के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए, जितना मन चाहे उतनी जमीन लीजिए, टाउनशिप बनाइए। जैसे पूरे देहरादून को आपने बिल्डर्स को बेच दिया, अब आप पहाड़ों को भी बिल्डर्स को बेचने का कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार ने पहले चरण में जिन 10 स्थानों को प्रथम चरण में नए शहरों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, उनमें बिलकेदार, सहसपुर, रोशनाबाद, बमौत, टिहरी, चंबा न्यू टाउनशिप जोन, कोटद्वार साउथ, सिताजगंज एग्रो लॉजिस्टिक क्लस्टर, काशीपुर बाजपुर संयुक्त शहरी क्षेत्र, हरिद्वार उत्तरी रिंग रोड तथा ऋषिकेश नरेंद्र नगर टाउनशिप शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड सरकार के आदेशों की हरिद्वार में अनदेखी की जा रही है और जिलाधिकारी से लेकर नगर आयुक्त तक मीडिया के सवालों पर सफाई देने में जुटे हुए हैं। खाली पड़े रैन बसेरों के बाद भी गरीब असहाय खुले में रात गुजारने को मजबूर हैं। हरिद्वार में बढ़ती ठंड गरीब और बेघर लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। हरिद्वार में बढ़ती ठंड गरीब और बेघर लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। ठिठुरती रातों में जहां लोग घरों में दुबक कर बैठे हैं, तो वहीं कहीं गरीब गंगा घाटों और पुलों के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। जब हमारी टीम हरिद्वार में बने रैन बसेरों पर पहुंची, तो इस दौरान देखने को मिला कि रैन बसेरों में गरीब और असहाय की जगह बाहर से आए यात्री ठहरे हुए हैं, जबकि शहर के गरीब और असहाय लोग खुले आसमान के नीचे घाटों पर नींद पूरी करने को मजबूर है। ये सारे बाहर के, कोई कानपुर का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। अच्छा 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 अच्छा। कोई लखनऊ से है, कोई उन्नाव से है। अच्छा, तो आईडी वगैरह किसी की नहीं बनी हुई यहाँ पे? आईडी तो अपने पास तो है नहीं सर जी, अपनी बात कर सकते हो। अच्छा, दूसरे की बात तो कर नहीं सकते। चलो ठीक है। आओ, कोशिश करो तो भी नहीं बनती, कहाँ भागे दौड़े बन रही है। जानकारी के मुताबिक रैन बसेरों में बिना पहचान पत्र वालों को जगह नहीं दी जा रही है। ऐसे में जिनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, वो बेघर होकर सड़कों या फिर घाटों पर रात बिता रहे हैं। जिलाधिकारी की तरफ से सभी रैन बसेरों में अलाव की व्यवस्था के लिए बजट पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। घाटों पर सो रहे गरीब के पास रात काटने के लिए कंबल तो है, लेकिन सर्दी से बचने के लिए अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। तो नगर पंचायतों को और हमारे जिला पंचायत, पंचायती राज अधिकारी, ब्लॉक्स को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो जहाँ जहाँ पर भी रैन बसेरे हैं उनको निरीक्षण करके उनको बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी सुनिश्चित कर लें। अलाव जलाने की व्यवस्था के लिए फंड्स आदि सभी जगह दे दिए गए हैं, उसके भी निरीक्षण कर लें। और आवारा पशु भी जो होते हैं सड़कों पे, उनके लिए भी व्यवस्था करने के लिए मुख्य पशु चिकित्सक को बता दिया। ठीक है। मुख्य नगर आयुक्त की माने तो ज्यादातर रैन बसेरों में सुविधाएं पूरी तरह से दुरुस्त है। साथ ही जहां भी व्यवस्थाओं में कोई कमी पाई जा रही है, तो वहां तुरंत सुधार के निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर रैन बसेरों में जगह खाली होने के बावजूद कोई गरीब व्यक्ति घाटों पर या पुलों तक खुले हुए सोते हुए नजर आ रहा है, तो कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।